हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लाया हूँ वीवो का V9 मॉडल, जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ। और इस मॉडल में प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन ऑन होता है लेकिन डिस्प्ले पे लाइट नहीं ग्लो करती है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस फ़ोन में लाइट सेक्शन में कौन सा फॉल्ट है। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस फ़ोन में एक डिजिटल लाइट सेक्शन है जिसमें एक D8 12 वोल्ट की लाइट आईसी लगी है। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा लाइट सेक्शन को फुली एक्सप्लेन करूँगा कि एक डिजिटल लाइट सेक्शन कैसे काम करता है, 12 वोल्ट की जो लाइट आईसी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसके अलावा इस बूस्ट सर्किट को काम करने के लिए और कौन कौन से कंपोनेंट इम्पोर्टेंट हैं, उनका रोल क्या है लाइट सेक्शन में। उसके बाद हम देखेंगे कि इस फ़ोन में क्या फॉल्ट है। तो इस वीडियो में आपको लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि लाइट सेक्शन कैसे काम करता है और इस फ़ोन में क्या फॉल्ट है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारा जो नया बैच है 15 मई से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे कॉल करके बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ये लाइट सेक्शन आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये एक डिजिटल लाइट सेक्शन है। इसके अलावा एनालॉग लाइट सेक्शन भी होता है, ये डिजिटल भी होता है, PMI बेस्ड भी होता है। और जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन्स आते हैं जिसमें AMOLED LCDs लगी होती है, उसके अंदर का लाइट सेक्शन इन लाइट सेक्शन से काफ़ी डिफरेंट होता है। इसके अलावा जो आजकल फ्लैगशिप फ़ोन्स आ रहे हैं उसके अंदर सुपर AMOLED लगी है, उसके अंदर वोल्टेजेस एक दो और ऐड हो गए हैं। तो यदि आपको लाइट और ग्राफिक्स सेक्शन की डीप डिटेल लेनी है तो आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको फुल्ली लाइट सेक्शन को एक्सप्लेन करूंगा और इस फ़ोन में क्या फॉल्ट है इसको हम डायग्नोसिस भी करके देखेंगे। मेरा नाम है सुजल मेघानी। मैं मध्य प्रदेश खंडवा से हूँ और एक्सपीरियंस मेरा 5 से 6 साल का है। मेरी स्टार्टिंग एक नॉर्मल एक शॉपकीपर थे, उनसे मैंने स्टार्टिंग करी थी। वहाँ बैठ के मैंने काम सीखा था और इन दिनों में मैंने बहुत कुछ करा है। मैं IC रिबॉलिंग सब कुछ कर लेता हूँ। मेन अगर स्कीमेटिक्स का नॉलेज नहीं है आज की तारीख में रिपेयरिंग में, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ एक तुक्का है कि आप IC उठा लो, चेंज कर लो, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फ़ोन वापस दे दो कस्टमर को। लेकिन आपने अगर स्कीमेटिक्स डीपली पढ़ ली और एक एक लाइन का नॉलेज मिल जाता है तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि आप एक अच्छे टेक्नीशियन हो। जिसे मैं एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक Y20 रखा था बहुत दिन से, मतलब लगभग साल भर से ऊपर हो चुका है उसको। मैंने कम से कम 4 से 5 शॉपकीपर्स को दिया था और अब मैं इंस्टीट्यूट का नाम तो नहीं बताऊंगा, मैंने उन सर को भी दिया था फ़ोन। तो अब फ़ोन रिपेयर नहीं हुआ। बहुत कोशिश करी, फ़ोन रिपेयर नहीं हुआ। पर जैसे मैं इधर आया तो मैंने सोचा कि मैं फ़ोन लेके जाता हूँ। फिर मैंने वो फ़ोन सर को बताया। मुझे लगा कि सर रिपेयर कर देंगे, लेकिन सर ने ऐसा नहीं करा। सर ने बोला कि ठीक है, तुम ये फ़ोन को खोलो, मैं तुम्हें गाइड करूँगा, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम फ़ोन को खोलो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या करना है। आजकल के फ़ोन में कैसा है ना कि अगर ग्राफिक से रिलेटेड कोई भी इशू है, अब प्रॉब्लम तो बहुत सारी हो सकती है लेकिन मैं पूरी बात तो नहीं, पर एक सिंपल बताता हूँ। अगर ग्राफिक्स से कोई भी दिक्कत होगी तो लाइट IC का इनेबल नहीं निकलेगा, मतलब PWM, और PWM नहीं बना, इनेबल नहीं मिला IC को, तो लाइट जलेगी नहीं। फिर उसके बाद में उसकी अब स्कीमेटिक्स नहीं था Y20 का। फिर सर ने बोला कि ठीक है, अगर स्कीमेटिक्स नहीं है ना तो हम इसके दूसरी भी ट्रिक है, हम IC के हिसाब से रिपेयरिंग करेंगे। फिर दूसरी IC के हिसाब से उसको रिपेयर करा। उसमें 2 लाइन मिस थी ग्राफिक्स की, एक इनेबल लाइन और एक प्रोटोकॉल उसका मिस था। फिर CPU रिवॉल्व करने से उसका वो लाइट और ग्राफिक दोनों आ गए। मेरा नाम दिनेश है, मैं करोल बाग से आया हूँ और मेरे को काम करते हुए एक साल हुए हैं, जिसमें से मेरे को नॉलेज है कि कॉम्बो कैसे चेंज करते हैं, सब बोर्ड कैसे चेंज करते हैं, और ये रिंगर माइक ये सबको हमको आता ही है। ठीक है, तो हमने यहाँ आके सीखा कि सर्किट डायग्राम की नॉलेज, डीप नॉलेज कैसे लेते हैं। IC की तो सभी बात करते हैं, पर मैं बात करूँगा कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट की कोई बात नहीं कर, अगर कंपोनेंट अगर ट्रैक में से हमारा एक भी निकल जाए तो हमारा पूरा सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। IC की तो सभी बात करते हैं कि उठाना लगाना, पर कंपोनेंट की कोई बात नहीं करता। हमारे कंपोनेंट की इतनी महत्व होती है जो हमें यहाँ आके पता चला। सर्किट डायग्राम में से हमें देख के पता चलता था कि हमारे यहाँ पर कॉइल जो है कितनी माइक्रो हेनरी की लगी है,
और ये जो रजिस्टर है ये कितने ओम्स का लगा है, ये 1 किलो ओम्स का या 0 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है। तो हमने आके ये यहाँ पर ये सीखा। तो मार्केट में मैंने ये देखा है कि 70 to 80% जो अभी भी लोग काम कर रहे हैं वो बिना सर्किट डायग्राम के काम कर रहे हैं। उनमें से मैं भी था जो मैं भी ऐसे ही काम करता था, पर मुझे यहाँ आके पता चला कि वे क्या होता है कि काम कैसे किया जाता है। कि लोग घबराते हैं कि हमें मल्टीमीटर रखना कहाँ है, हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। तो मैंने यहाँ आके सीखा कि वो शुरुआत करनी कैसे है, कि हमें वी बस से लेकर वी बैट तक कैसे जाना है। लोग काम क्या करते हैं, डेट सेक्शन जैसे आया तो सभी हम जानते हैं कि वी बैट पे हमने वैल्यू चेक कर ली, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टिंग चेक कर ली, उसके बाद फिर पावर आईसी पे हीट वीट मार के अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर उसको रिटर्न कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो वो फ़ोन अगर बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बना तो जो दूसरे को भी बनाना होगा ना तो वो बनने में दिक्कत आएगी उसको बहुत। तो मैं टेक्नीशियन भाइयों को भी नहीं कहूँगा, तो जो हमारे टेक्नीशियन भाई है ना, उनके अलावा जो हमारे जो रिपेयरिंग कराते हैं सेट, तो उनको भी कहना चाहूँगा कि जहाँ पर अगर रिपेयरिंग करा रहे हैं तो मतलब देख के अपना सेट रिपेयर कराएं। और सर, और यहाँ पर हमारे क्या हमको सर डेट सर हमने ये सीखा, क्या कहते हैं कि हमने शुरुआत कैसी करनी है, क्या कहते हैं हमें सीपीयू कब उठाना है और हमें पावर आईसी कब उठानी है। तो हम शुरुआत से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे वी बैट से हम स्टार्ट करते हैं, फिर इसकी वीपीएस लाइन में शॉर्टिंग तो नहीं है, हमें डीसी की पावर्स की वैल्यू बताई गई, डीसी पावर की वैल्यूज बताई गई कि उन वैल्यू से हम मेज़र कर सकते हैं कि पावर आईसी हमें कब उठानी है, कि हमारी पावर आईसी हमारी वोल्टेजेस बना रही नहीं बना रही। अगर वो कहीं आके स्टक हो रही है तो हमें ये पता चल जाता है कि वो सीपीयू ओके है या नहीं है, या हमारी एमएमसी ओके है या नहीं, तो हमें कहाँ काम करना है हमें ये पता चल जाता है। और ऐसी भी ट्रिकें बताइए कि हमें कहाँ काम करना है। ये पावर सिस्टम ओके, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी बीक्यू आईसी, हमारी चार्जिंग आईसी और पावर आईसी ओके है। और एक हमारा पीएस होल्ड, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे पावर आईसी और सीपीयू हमारा ओके है, तो हमें सिर्फ काम करना है ईएमएमसी पे। और हम पोर्ट बना के भी देख सकते हैं, वो सर की ट्रिक्स हैं जो आप यहाँ आकर पता कर सकते हैं। तो हमारे जो सर हैं वो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की नौकरी मतलब कोर्स कराते हैं पूरा। तो हमको करते करते 15 से 20 दिन हो गए हैं। तो हमको शुरुआत पहले कंपोनेंट्स ही हुई थी, फिर चार्जिंग सेक्शन हुई थी, फिर चार्जिंग सेक्शन के हमें अंदर सिखाया गया कि एनालॉग डिजिटल सर्किट क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल आईसी क्या होती है। हमारे फ़ोन के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि मेरे को नहीं पता थे, वो यहीं आने के मुझे पता चले। I2C प्रोटोकॉल, SPIM प्रोटोकॉल, SPI प्रोटोकॉल, I2S प्रोटोकॉल, ये सब कुछ आने के बाद हमें ये पता चला कि ये प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। और हमें वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के बारे में बताया गया जो बिल्कुल भी हमें पता नहीं था। हमारा थर्मल सर्किट कैसे काम करता है, हमारा थर्मल जो रजिस्टर होता है वो सेंस कैसे करता है, और कौन से सैमसंग बेस में कैसे लगा होता है, मीडियाटेक में कैसे लगा होता है, और क्वालकॉम में कैसा लगा होता है। हमारा चार्जिंग सेक्शन ही कम से कम 6 से 7 दिन चलता है। उसके अंदर हमने सीखा कि टाइप सी चार्जिंग कैसे होती है, माइक्रो USB, क्वालकॉम बेस, MTK बेस, फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, इन चार्जिंग के सेक्शन के बारे में सब कुछ हमने नॉलेज ली। जो भी है, मैं यहाँ पे आया, अब मैं ये स्पेशली आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं नेपाल के लोगों को जो सीखना चाहते हैं, बेसिक लेवल से चिप लेवल जो भी सीखना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ। अब हिंदी में तो सब लोगों ने बता दिया, यहाँ पे हिंदी जो भी देखेगा इंडिया में वो तो उनको तो समझ आ जाएगा, लेकिन मैं नेपाली में बताना चाहूँगा जो कुछ है। मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स 5 देखि 6 वर्ष हो। मैले चाहिँ पहिला मोबाइल रिपेयर गर्थेँ अलिअलि, जस टच डिस्प्लेहरू चेन्ज गर्थेँ, चार्जिङ कनेक्टरहरू चेन्ज गर्थेँ। अनि डेड फोनहरू आउँथ्यो, डेड फोनहरूमा चाहिँ अब कुन लाइन के हो, जस ब्याट्री कनेक्टरमा सर्टिङ छ भन्ने मात्रै थाहा हुन्थ्यो, त्यो बाहेक अरू कुराहरू चाहिँ केही पनि थाहा हुन्थेन। अनि जस भिपिएच पावर भनेको के हो त्यो पनि थाहा थिएन, बक भोल्टेज भनेको के हो, एलडिओ भोल्टेज भनेको के हो, पिएस होल्ड भनेको के हो, पावर आइसी कुन हो, चार्जिङ आइसी कुन हो, यो सबै कुनै पनि आइडिया हुन्थेन क्या। त्यसपछि चाहिँ मैले यो सबै कुरा थाहा नभइसकेपछि डेड फोनमा अब कसरी काम गर्ने भन्ने कुनै आइडिया नभइसकेपछि डेड फोन आयो, यो आइडिया थियो कि डेड फोनमा पावर आइसीबाट चाहिँ खराब हुन्छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो जो हामीलाई चाहिँ पहिला। अनि सिधै पावर आइसी हामीले उठाइदिन्थ्यौँ क्या, पावर आइसी उठाउने, चार्जिङ आइसी उठाउने। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ मोबाइल कस्टमरको मोबाइल अझै बढी बिग्रिने चान्सेस धेरै हुन्छ है। त्यस्तो चाहिँ हामीले गर्थ्यौँ, बिगार्थ्यौँ कस्टमरको मोबाइलहरू। जस यहाँ हामी सेलफोन सोल्युसनमा आइसकेपछि सेलफोन सोल्युसनको जो टिम, हाम्रो सरहरूको टिम छ, यहाँ आइसकेपछि थाहा भयो ए सिमेटिक पनि रहेछ है, डायग्राम लेआउटहरूबाट पनि भन्ने कुराहरू थाहा भयो।
अनि त्यसपछि यता आइसकेपछि चाहिँ तपाईँको सिमेटिक पढ्न जानियो, सिमेटिकमा कुन लाइन के हुन्छ, कुन भोल्टेज कहाँ आउँछ, बीपीएच पावर, एलडीओ लाइन, भोल्टेज बक भोल्टेजहरू के हुन्थ्यो केही पनि थाहा थिएन। जब यहाँ आयौँ त्यसपछि थाहा भयो ए यो भनेको यस्तो हुँदो रहेछ, बीपीएच पावर भनेको यो हुँदो रहेछ, बक भोल्टेज भनेको यो हुँदो रहेछ, एलडीओ भोल्टेज भनेको यो हुँदो रहेछ, यो पोइन्टमा चेक गर्यो भने पावर आइसी सीपीयू ओके हुन्छ भन्ने कुराहरू थाहा हुँदो रहेछ। जस यो कुराहरू सबै थाहा पाउनलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिमेटिक पढ्न जरुरी छ के। तपाईहरु कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा जानुस्, तपाईहरुलाई सिमेटिक पढ्न सिकाएन, सिमेटिक पढाएन भने तपाईहरुले कुनै पनि मोबाइल ल आज रिपेयर गर्नुभयो भने भोलि नयाँ टेक्नोलोजी आयो भने तपाईहरुले त्यो मोबाइल रिपेयर गर्न सक्नुहुन्न, फेरि तपाईले इन्स्टिट्युट नै जानुपर्छ सिक्नलाई। त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईले सिमेटिक चाहिँ धेरै डीप लेभलमा सिक्न जरुरी छ। अनि तपाईहरु नेपालबाट कोही आउन चाहनुहुन्छ, यदि तपाईलाई आउने इच्छा छ, सिक्ने इच्छा छ, तर डर छ म दिल्ली गएर कहाँ बसौँला, के गरौँला, खाने बस्ने ठेगान छैन, कहाँ के भन्ने त्यस्तो डर हुन्छ भनेपछि हाम्रो सेलफोन सोलुसनमा चाहिँ बस्ने खाने व्यवस्था सबै छ। तपाईहरु आएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ युट्युबमा नम्बर छ, सेलफोन सोलुसन नाम छ, तपाई नम्बर लिएर फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई त्यस्तो के डाउट लाग्छ भनेपछि तपाईको नेपालको स्टुडेन्ट हर ब्याचमा 2-3 जना 5-6 जना हुन्छ, हर ब्याचमा हुन्छ। हाम्रो ब्याचमा पनि 2 जना छौं। त्यस्तो के डाउट लाग्छ भने अघिल्लो ब्याचको तपाईले त्यहाँ अफिसमा फोन गरेर नम्बर लिएर कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो बिना हिचकिचाएर आरामले तपाई आएर काम सिक्न सक्नुहुन्छ। My name is Mithun and I am from Kerala and I am only the Kerala guy here. Okay. I came here after seeing sir's YouTube videos. So I was watching many videos, but I got some proper information from him. So I came here. Now this review I want to tell for all who want to attend course from Kerala. So I will talk in Malayalam, my language. അങ്ങനെ ഞാൻ സാറിൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ, പക്ഷേ സാറിൻ്റെ വീഡിയോസിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ എത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഫോർ 1 year I am having one shop. Actually I have one shop there, so I was doing some basic repairs. പക്ഷേ ഞാൻ എവിടെയാണ് നിന്ന് പോയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി പി യുവിൻ്റെ വർക്ക് അല്ല ഐ സിയുടെ വർക്കുകൾ, ചാർജിങ് ഐ സി, പവർ ഐ സി, ഈ ഐ സി എപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റണം, എപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റണ്ട എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയുന്നില്ല. വാട്ട് ഐ എം ടെല്ലിങ് ഈസ് ദറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു വെൻ ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് വൺ ഐ സി ഫ്രം ദ ബോർഡ്, വെൻ ഐ ഹാവ് ടു കീപ്പ് വൺ ബോർഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ കുറേ ഇങ്ങനെ സ്കീമാറ്റിക്സ് നോക്കി, ബോർണിയോ നോക്കി. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ ഐ സിയുടെയും ഓരോ ഐ സിക്കും ഓരോ ട്രിഗറിങ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഐ സി എപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തി മാറ്റണം വേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ ഫ്രം ചാർജിങ് പോയിൻ്റ് തൊട്ട് മീഡിയടെക് കോൾകോമിനുള്ള ഡിഫറൻസ്, അതുപോലെ ചാർജിങ് ഐ സിക്ക് മുൻപ് വരുന്ന ഓവർ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിലേ, പിന്നെ അതിൻ്റെ വി ബസ് വോൾട്ടേജ്, വി ഫേസ് വോൾട്ടേജ്, പിന്നെ എൽ ഡി ഒ, പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈസ് ജി ആർ വാല്യൂസ്. എങ്ങനെ ജി ആർ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യണം, ജി ആർ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യണോണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരുവിധം എല്ലാ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് കാര്യങ്ങളും സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നൂടെ കിട്ടും. പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ ഫോർ ഐ തിങ്ക് ഫ്രം കേരളാസ് ഓൾ വിൽ തിങ്ക് സം ലാംഗ്വേജ് വിൽ ബി ഓൺ ഇഷ്യൂ, ബട്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ഡൗട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, സാറിനോട് ചോദിക്കാം. ഓർ ഇതൊക്കെ ആസ്ക് ഹിം പേഴ്സണലി ഓൾസോ ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലാസ് ടൈം. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ നോളേജ് കിട്ടിയത്. അതുപോലെ എന്താണ് ഈ മീഡിയ ടെക് കോൾകോം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ആദ്യം എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്താണ് മീഡിയ ടെക്, എന്താണ് കോൾകോം, അതിൻ്റെ ഐ സികൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഓരോ പിൻസ് എന്താണ്, അതുപോലെ ഓരോ ചാർജിങ് ഐ സിക്കും ഐ സി കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ആവുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ചില പിന്നുകളുണ്ട്, ടെസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്, ടി പി പോയിൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റി. मेरा नाम मयंक ठाकुर है, मैं चंडीगढ़ सेक्टर 22 से हूँ. तो मेरा एक्सपीरियंस 3 से 4 साल का है, जो कि मैं एक इंस्टीट्यूट था जी, तो उधर से मैंने 1 साल का कोर्स किया था, जिसमें हमें सिर्फ बेसिक कोर्स सिखाया था. 1 साल के अंदर हमें डिस्प्ले लगाना, टच, मतलब जितना भी होता है, रिंगर, स्पीकर, माइक, सिर्फ इतना सिखाया था. और जब इंस्टीट्यूट से बाहर निकल के देखा, कहीं जॉब ट्राई किया, तब पता चला कि कुछ खास नहीं लगा.
हाँ, तो जितना हमने 1 साल में सीखा है वो लोग वो सब बिना सीखे ही कर लेते हैं, तो इसलिए सोचा कि कुछ एडवांस होना चाहिए। तो जब एडवांस करने लगे तो उसका कुछ भी पता नहीं चला कि कैसे करना है और कैसे नहीं। हाँ, कुछ फ़ोन्स रिपेयर भी किए हैं, मतलब चिप लेवल डेड बोर्ड में अगर हमने बोर्ड सेट करा है, हम लोग ने ट्राई किया है तो बढ़िया था। सर की कुछ वीडियोस, फिर सर का एक चैनल मिला, सर की वीडियोस देख के हमने कुछ फ़ोन बनाए। जैसे एक पोको F1 था, उसका लाइट सेक्शन नहीं चल रहा था, तो सर की वीडियोस देख के कि लाइट सेक्शन पे कैसे काम किया जा सकता है, तो लाइट सेक्शन में काम किया और फ़ोन को ऑन करा। कुछ चार्जिंग सेक्शन के फ़ोन बनाए, 4 से 5 फ़ोन ऑन करे जो कि डेड थे, लेकिन इतना खास पता नहीं चल रहा था कि ये हुआ कैसे। 5 से 6 फ़ोन ऑन तो हुए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी। तो चार्जिंग आईसी जैसे था, चार्जिंग आईसी पहले हम लोग सोचते थे कि चार्जिंग आईसी को निकाल के दोबारा लगाना यही रिपेयरिंग है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ आके पता चला कि 80 to 90% जो फ़ोन की चार्जिंग आईसी की प्रॉब्लम होती है वो पहले ही वो लाइन से ही पता चल जाता है। पास है वीवो का ये V9 मोबाइल, और इसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको ऑन करते हैं ना तो डिस्प्ले पे लाइट नहीं ग्लो करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ चेक करके। ये जहाँ से आया है रिपेयर होने के लिए उन्होंने LCD भी इसकी रिप्लेस कर ली है, लेकिन फिर भी डिस्प्ले पे लाइट ग्लो नहीं कर रही है। देखिए ऑन हो गया, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि जो ओप्पो वीवो MI के IPS बेस्ड जो लाइट सेक्शन है, जो 15 to 40 वोल्ट जनरेट करते हैं, स्टेप अप जो सर्किट है वो कैसे काम करता है, और उसके बाद फिर हम इस फ़ोन को देखेंगे कि किस तरीके से रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस फ़ोन का जो लाइट सेक्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस फ़ोन का जो लाइट सेक्शन है बेसिकली यहाँ पे है, ये अंदर है। तो सबसे पहले हम इधर की सील्ड को जो है इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने इसके लाइट सेक्शन के ऊपर की जो सील्ड है वो निकाल ली है, और ये जो आप देख रहे हो ये इसका लाइट सेक्शन है। मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बूस्ट कॉइल आपको दिख रही है ये वाली, मैं और इसको जूम कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ये जो है ये लाइट की कॉइल है जिसको हम बूस्ट कॉइल बोलते हैं। ये ज़्यादातर फ़ोनों में 10 माइक्रो हेनरी की लगी होती है, और इसके जस्ट बगल में नीचे एक डायोड लगा है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में। और एक ये जो आईसी है ये D8 लाइट आईसी है। ये काफ़ी पॉपुलर आईसी है, D8 लाइट आईसी है, जो काफ़ी फ़ोनों में कंफर्टेबल होती है, बहुत जगह यूज़ होती है। 12 वोल्ट की लाइट आईसी है, और इसके आउटपुट में लगे कैप है। तो देखिए जब भी किसी लाइट सेक्शन में फॉल्ट आता है, किसी भी लाइट सेक्शन में फॉल्ट आता है, तो उसको डायग्नोसिस करने का एक प्रॉपर वे क्या होता है, प्रॉपर वे। तो अभी मैं बिल्कुल भी चेक इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको सर्किट की स्टडी करना बताता हूँ कि सर्किट में लाइट सेक्शन को कैसे समझते हैं। पहले सर्किट में समझते हैं लाइट सेक्शन को, और फिर हम मदरबोर्ड में फिर एक एक करके टेस्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको सर्किट में स्टार्ट करता हूँ कैसे लाइट सेक्शन काम करता है। लेकिन देखिए मेरे पास जो अभी फ़ोन है वीवो का V9, और आप सभी को पता है कि जो वीवो के सर्किट्स मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है, इसीलिए वीवो V9 का सर्किट मेरे पास नहीं है। लेकिन ये D8 लाइट आईसी मल्टीपल बहुत सारे फ़ोन्स में यूज़ हुई है, जैसे कि ओप्पो के A57 में यूज़ हुई है।
तो मैं किसी भी D8 लाइट आईसी का सर्किट मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ओपन करके कि सर्किट कैसे काम करता है, और फिर हम इसको डायग्नोसिस करेंगे। तो हम लाइट सेक्शन को पहले एक सर्किट में समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं आपको सर्किट में स्टडी कराऊंगा। तो ये एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास सर्किट का। तो इसके अंदर मैं वीवो V9 का तो सर्किट मेरे पास नहीं है, मैं कोई दूसरा सर्किट खोल लेता हूँ। जैसे कि ओप्पो का हम ओपन कर लेते हैं। ओप्पो का A57 है, इसमें D8 लाइट आईसी लगी है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये ओप्पो का D8 लाइट आईसी इसमें लगी है। तो सबसे पहले देखिए, इस स्कीमेटिक की स्टडी करना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अगर स्कीमेटिक की स्टडी आपको अच्छे से आती है तो आप किसी भी नए फ़ोन का सर्किट इजीली स्टडी करके फॉल्ट को डायग्नोसिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है LCD BL यानी बैकलाइट। तो ये आपका लाइट सेक्शन है। ठीक है, तो इसको कैसे स्टडी करना है मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी D8 लाइट आईसी है। ठीक है, ये D8 लाइट आईसी है। आप देख सकते हैं ये जो लाइट आईसी है ये बहुत सारे फ़ोनों में यूज़ होती है, और हमारा जो V9 अभी हम रिपेयर कर रहे हैं इसमें भी यही लाइट आईसी यूज़ हुई है। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी सर्किट को जब हम रिपेयर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने बूस्ट कॉइल चेंज कर दिया लाइट सेक्शन का, या डायोड चेंज कर दिया, या आईसी चेंज कर दी। नहीं, सबसे पहले उनके इनपुट्स आउटपुट्स को, प्रोटोकॉल्स को चेक कीजिए, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि आईसी को चेंज करना है या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वोल्ट की आईसी है। D8 लाइट आईसी 12 वोल्ट की है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी डिजिटल आईसी, ये एक डिजिटल आईसी है, डिजिटल लाइट आईसी है। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे Redmi 5A हुआ, Redmi Go हुआ, सैमसंग का A115 हुआ, बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें एक एनालॉग आईसी यूज़ होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट। तो जितने भी डिजिटल सर्किट होते हैं उसमें I2C प्रोटोकॉल या कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर एक प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है, यहाँ पे SCL और SDA, इसीलिए ये एक डिजिटल आईसी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, किसी भी जैसे कोई भी आईसी होती है, उसको काम करने के लिए एक तो इनपुट होना चाहिए। ठीक है, एक अनेबल होना चाहिए, एक I2 कोई भी प्रोटोकॉल होना चाहिए जो होता है नॉर्मली, इसमें I2C प्रोटोकॉल है। जब ये 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तभी आईसी आउटपुट देती है। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को समझेंगे। किसी भी स्टेप अप सर्किट, कोई भी एक ऐसी आईसी जो आउटपुट ज़्यादा निकालती है, जैसे ये आईसी इनपुट 3.7 लेती है, आउटपुट 15 से 40 वोल्ट निकालती है, तो उसका इनपुट ज़्यादातर BPH ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है VPH पावर। आपको पता है सभी को कि जो BPH पावर होती है ये हमारा जो DC टू DC कन्वर्टर होता है, जो चार्जिंग आईसी के अंदर होता है, वहाँ से ही जनरेट होता है BPH पावर। तो BPH 3.7 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से जनरेट होके और यहाँ से एक रजिस्टर के थ्रू होते हुए, एक कैपेसिटर से फ़िल्टर होते हुए, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको, ये कैपेसिटर से फ़िल्टर होते हुए और आईसी की B3 पिन बॉल पे इन होती है 3.7, ये इस आईसी का इनपुट पिन है। आप जितने भी लाइट सेक्शन पढ़ोगे, लाइट सर्किट को स्टडी करोगे, इवन आईफोन ऑल्सो, तो जो इनपुट लाइन होती है उसी में से एक लाइन निकल के आईसी की दूसरी पिन पे जाती है, जिसको हम बोलते हैं SW या LX के नाम से भी जानते हैं। D3 बॉल पे जो पिन है SW यानी स्विचिंग होता है, यहाँ पे कई बार LX भी लिखा हो सकता है। तो इनपुट और LX के बीच में ही एक बूस्ट कॉइल लगती है। बूस्ट कॉइल यानी जो बड़ी वाली कॉइल लाइट आईसी के पास लगी थी, ये वही बूस्ट कॉइल है। तो हमेशा आप देखेंगे जितने भी लाइट सर्किट होंगे उसमें इनपुट और स्विचिंग के बीच में ही बूस्ट कॉइल होती है। ठीक है, और ये जो बूस्ट कॉइल होती है ये नॉर्मली हर फ़ोन में लगभग 10 माइक्रो हेनरी की यूज़ होती है। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट लाइन।
ये हो गया इनपुट लाइन। मतलब जैसे आप बैटरी को लगाते हो तो 3.7 B3 बॉल पे भी मिलती है और ये 3.7 कॉइल से होते हुए D3 बॉल पे भी मिलती है। ये हो गया इसका इनपुट, ठीक है। तो किसी भी आईसी को काम करने के लिए सबसे पहले इनपुट तो होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है B2 और A2, ठीक है। ये जो B2 और A2 है यहाँ पे लिखा है SCL और SDA। ये एक I2C प्रोटोकॉल है। डाटा और क्लॉक की जो दो लाइनें होती है I2C प्रोटोकॉल है और ये लाइनें नॉर्मली CPU से कनेक्टेड होती है, ठीक है। और जहाँ भी आपको I2C प्रोटोकॉल मिलेगा वहाँ पे 2 पुलअप रेजिस्टेंस मिलेगी इसके ट्रैक में और उस पर 1.8 का पुलअप होगा। इस लाइन के थ्रू, इस प्रोटोकॉल के थ्रू जो मास्टर होता है, मतलब जो हमारा CPU होता है, और ये जो IC है जनरली स्लेव है, तो मास्टर स्लेव को कंट्रोल करता है। जो मास्टर और स्लेव के बीच का कम्युनिकेशन है इन्हीं प्रोटोकॉल के थ्रू कंप्लीट होता है। जो भी कमांड देना होता है ICs को, लाइट IC के लिए, वो इसको रिसीव करता है। तो ये I2C प्रोटोकॉल हो गया। अगर ये लाइन ब्रेक हो गई या इसके ट्रैक में लगा 2.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस निकल गया या उसका पुलअप 1.8 नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो लाइट IC है ये एक नॉर्मली बिहेव नहीं करेगी। उसके बाद आगे देखते हैं, एक नीचे A3 बॉल है, इस पे लिखा है हार्डवेयर अनेबल, ठीक है। ये जो हार्डवेयर अनेबल होता है, ये यहाँ पे आप देखो इस लाइन पे लिखा है हार्डवेयर अनेबल LCM LED अनेबल, और इसके ऊपर एक और लाइन आ रही है पावर रीसेट LCD। तो इसमें NC लिखा है, मतलब ये लाइन आपको नहीं मिलेगी सर्किट में, ठीक है। तो एक होता है हार्डवेयर अनेबल और एक होता है PWM, ठीक है। 2 लाइनें, इसको आपको ना डेप्थ में समझना पड़ेगा। ये हार्डवेयर अनेबल और PWM होता क्या है। तो हार्डवेयर अनेबल जो होता है इसको आप अलग अलग जब सर्किट को स्टडी करोगे, अलग अलग लाइट ICs को, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो हार्डवेयर अनेबल होता है ये हमारी जो लाइट IC होती है उसको स्टैंड बाई मोड पे रखता है। ये CPU से इस पर सिग्नल्स आते हैं। और ये जो PWM होता है, ये PWM एक ड्यूटी साइकिल होता है जिसके थ्रू ये IC कंट्रोल होती है। इसकी स्विचिंग की स्पीड कंट्रोल होती है, कब इसको एक्टिवेट होना है, कब नहीं एक्टिवेट होना है, पूरा ये कंट्रोलिंग जो होता है PWM के थ्रू होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है। और ये जो पिन होती है PWM की जो पिन होती है ये LCD कनेक्टर से आपकी कनेक्ट होगी, ठीक है। और जब तक इस IC को PWM और हार्डवेयर अनेबल नहीं मिलेगा तब तक ये IC अनेबल नहीं होगी, और जब तक ये IC अनेबल नहीं होगी इस IC में स्विचिंग नहीं होगी। स्विचिंग नहीं होगी तो लाइट सेक्शन काम नहीं करेगा, लाइट का आउटपुट नहीं निकलेगा। जब आप बैटरी लगाते हो तो VPH पावर इस रेजिस्टेंस कैपेसिटर से होते हुए IC की B3 बॉल पे भी मिल जाता है और यही सप्लाई इस बूस्ट कॉइल से होते हुए D3 पे भी मिल जाती है। और जैसी IC को PWM यहाँ पे साइकिल मिलता है वैसी IC एक्टिवेट हो जाती है, और जैसी एक्टिवेट होती है तो यहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। SW इस IC के अंदर मॉसफेट लगा होता है, उसके अंदर स्विचिंग स्टार्ट होती है। जब IC के अंदर स्विचिंग स्टार्ट होती है तो इस कॉइल के थ्रू के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाता है। L2303 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाता है तो ये यहाँ पे देखिए एक D2301 एक डायोड लगा है फॉरवर्ड बायस में। इस डायोड के एनोड सिरे पे हाई फ्रिक्वेंसीज जनरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब इस डायोड पे हाई फ्रिक्वेंसीज जनरेट होती है तो चूंकि ये डायोड फॉरवर्ड में लगा है तो ये पॉजिटिव साइकिल को आगे छाड़ देता है और ये बन जाती है फ्रिक्वेंसी DC में कन्वर्ट हो जाती है, और यही वोल्टेज यहाँ पे 15 से 40 के आसपास जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लाइट सेक्शन 3.7 को 15 to 40 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसमें स्विचिंग का, ट्रांजिस्टर की स्विचिंग का, मॉसफेट जो लगा होता है अंदर, बूस्ट कॉइल का और इस डायोड का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब ये डायोड उसको 15 to 40 में कन्वर्ट करता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग फोन्स में। उसके बाद तुरंत एक बड़ा सा कैप लगा होता है 50 वोल्ट का। आप देखोगे लाइट सेक्शन में ना बड़े बड़े आपको कैप मिलेंगे 50 वोल्ट के। ये कैपेसिटर को आप हटा नहीं सकते हो। ये जो कैपेसिटर होता है
ये सबसे पहले इस वोल्टेजेस को स्टोर करता है, फिर उसको फ़िल्टर करता है और फिर आगे पास करता है। एक कॉइल लगी है, एलसी सर्किट बना हुआ है फिल्ट्रेशन के लिए। फिर ये जो कॉइल है इसको फ़िल्टर करती है और फिर यहाँ से सप्लाई होते हुए एलईडी प्लस या एलईडी एनोड भी बोल सकते हो, ये एलसीडी कनेक्टर पे जाती है, तब आपके फ़ोन में लाइट ग्लो करती है। ठीक है, ये लाइन एलसीडी कनेक्टर पे जाती है, फिर आप एलसीडी कनेक्ट करते हो और उसके बाद ही आपके फ़ोन में लाइट ग्लो करती है। तो ये एलसीडी एनोड की लाइन हो गई जहाँ पे 15 to 40 वोल्ट जनरेट होते हैं। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे B1 और C1, ये दो जो बॉल्स हैं ये कैथोड लाइन है, LED 1 लिखा है और LED 2, ये फीडबैक लाइन है, कैथोड लाइन है, ये भी एलसीडी कनेक्टर पे कनेक्ट होती है। अगर ये भी लाइन ब्रेक हो जाएगी तब भी आपके फ़ोन में लाइट ग्लो नहीं करेगी या हाफ लाइट जलेगी। तो ये भी दोनों लाइन एलसीडी कनेक्टर पे ही कनेक्ट होगी। तो यहाँ पे LED प्लस, LED माइनस, LED माइनस, ये तीनों लाइन जाएगी एलसीडी कनेक्टर पे। यहाँ पे आपने देखा एक OVP लिखा है, D2 लाइन है, ये एनोड लाइन से ही एक लाइन निकल के आ रही है, ये OVP से कनेक्ट है D2 से। OVP का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इस आईसी का जो आउटपुट है वो यहाँ पे मिलते रहता है ताकि इस आईसी को भी पता चलता है कि इसका जो आउटपुट है सर्किट कैसा काम कर रहा है। तो एक OVP पिन भी आपको D8 लाइट आईसी में देखने को मिलेगी और बाकी D1 ब्लैंक है और एक ग्राउंड पिन है। तो इस तरीके से हमारा ये लाइट सर्किट काम करता है। तो अब हम इसको डायग्नोसिस करते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे फ़ोन में जब एलसीडी लगी होगी तभी PWM बनेगा। अगर आपने फ़ोन में एलसीडी के पत्ते को एलसीडी कनेक्टर से हटा दिया तो ये PWM जनरेट नहीं होगा, और PWM अगर जनरेट नहीं हुआ ना तो यहाँ पे स्विचिंग नहीं होगी, और स्विचिंग नहीं हुई तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना तो डायोड 18 से 40 यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, 15 से 40 वोल्ट जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे PWM का बहुत बड़ा रोल होता है, यही आईसी को अनेबल करता है, यही आईसी की स्विचिंग स्पीड को कंट्रोल करता है। तो PWM का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो किसी भी लाइट सेक्शन को जब भी आप रिपेयर करोगे, कोई वोल्टेज चेक करोगे, तो एलसीडी कनेक्टर में एलसीडी लगी होनी जरूरी है। तो इस प्रकार से आपने एक बार सर्किट को समझा। अब मैं आपको थोड़ा हार्डवेयर सॉल्यूशन में दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम ट्रैक्स को मल्टीमीटर से चेक करने वाले हैं। तो इसके लिए ये एक हार्डवेयर सॉल्यूशन है, तो इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए इस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसको समझने के बाद जब मैं मदरबोर्ड में ट्रैक्स को या प्रोटोकॉल को या PWM को चेक करूँगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये हमारा Vivo V9 का लाइट का सेक्शन है और आप देख सकते हैं कि ये 12 वोल्ट की लाइट आईसी लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा समझिए और फिर मैं बोर्ड में उसी हिसाब से चेक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 12 वोल्ट की लाइट आईसी है, इसकी ये जो लाल वाली दो लाइनें दिख रही हैं, एक इन की लाइन है और एक LX की लाइन है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक बड़ी सी बूस्ट कॉइल लगी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि इस कैप पे या इस कॉइल पे 3.7 से 4.2 वोल्ट आने चाहिए VPH। ये इस लाइट आईसी का इनपुट लाइन है। अगर ये नहीं आएगा तो लाइट आईसी काम नहीं करेगी। इसके बाद जब हम ये चेक कर लेंगे तो उसके बाद आप देखिए जो हमारा LCD कनेक्टर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। LCD कनेक्टर देखिए, ये LCD कनेक्टर है। तो इस LCD कनेक्टर की ये जो 4 लाइनें आपको दिख रही हैं, थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि अक्षर सही से दिखें। इधर से पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 कैथोड की लाइन है, फीडबैक लाइन, और नीचे वाली जो पहली लाइन है ये एनोड है। यहीं पे 15 से 40 वोल्ट आते हैं जिससे कि हमारी लाइट ग्लो करती है, और ये दोनों कैथोड लाइन है, फीडबैक पिन है। तो सबसे पहले अगर ये जो पिन है इसका GR यानी रीडिंग चेक करेंगे। अगर यहाँ पे रीडिंग नॉर्मल है तो डायोड्स लेके यहाँ तक का ट्रैक ठीक है, और इन दोनों की भी रीडिंग एक बार चेक कर लेंगे। तो ये जो 3 लाइनें हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे। अगर ये लाइनें ओपन हो जाए
तो उस कंडीशन में यहाँ तक ट्रैक्स नहीं पहुँच पाएंगे और लाइट ग्लो नहीं करेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये है LCD PWM। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको बोलते हैं LCD CABC, ये इसको PWM के नाम से भी जानते हैं। ये जो पिन होती है ये भी IC से कनेक्ट है, यही अनेबल पिन है। और जब आप LCD को लगाते हो तभी यहाँ पे PWM जनरेट होती है और वो हमारी लाइट IC को के अंदर स्विचिंग की स्पीड को भी कंट्रोल करती है और लाइट IC को अनेबल भी करती है। तो इन 4 लाइनों को हम एक बार चेक कर लेंगे GR के थ्रू, ठीक है। अगर इन चारों लाइनों के GR सही आ रहे हैं, इसका मतलब लाइट IC से यहाँ तक का रास्ता सही है। अगर इसको चेक करने के बाद भी लाइट का फॉल्ट अभी भी स्टिल सेम है, नहीं सही होता है, तो उस कंडीशन में ये जो हमारी लाइट IC है इसके अंदर हम सबसे पहले इस कॉइल को रिप्लेस करके देखते हैं, क्योंकि ये कॉइल का फॉल्ट बहुत ज़्यादा आता है। ये कई बार क्रैक हो जाती है या कई बार वीक हो जाती है तो लाइट नहीं जलती है। एक बार आप डायोड को भी एक बार निकाल के चेक कर सकते हैं, वन साइड डिफ्लेक्शन आना चाहिए। और अगर ये दोनों ठीक है तो एक बार हम ये ब्लू वाली जो लाइन है LCD को लगा के सेट को ऑन करके यहाँ पे PWM पल्स चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पे PWM पल्स नहीं बनेगी तो लाइट IC काम नहीं करेगी। अगर PWM भी बन रही है, कॉइल भी ठीक है, डायोड भी ठीक है और फिर भी लाइट ग्लो नहीं कर रही है, देन वी विल चेंज लाइट IC, ठीक है। इसके अलावा आप इस IC के अंदर, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे I2C प्रोटोकॉल की भी लाइन है, LCD I2C SDA, LCD I2C SCL। तो अगर ये सब प्रोसीजर करने के बाद भी अगर लाइट नहीं जल रही है तो हम इन दोनों पिनों पे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे फ़ोन में फॉल्ट कहाँ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारी D8 लाइट IC, ये बूस्ट कॉइल और ये हमारा डायोड। तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं कि VPH की इनपुट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसके लिए मैं नॉर्मली बैटरी भी कनेक्ट कर सकता हूँ या DC पावर सप्लाई भी लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट करता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए। और बैटरी कनेक्ट करते VPH बन जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि लाइट IC का जो इनपुट है VPH आ रहा है कि नहीं आ रहा है। DC मल्टीमीटर को DC 20 पे मैंने कर लिया और एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इस कॉइल पे भी चेक कर सकते हो और ये कैप जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो लगभग 3.6 वोल्ट है, बैटरी थोड़ी कम चार्ज है। तो 3.7 से 4.2 तक यहाँ पे इनपुट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करके पता कर सकते हो कि VPH का इनपुट है कि नहीं। तो यहाँ पे VPH वोल्टेज आ रही है, आप देख सकते हो। कॉइल के इस सिरे पे भी आएगी और इस सिरे पे भी आएगी, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे मल्टीमीटर की पिन नहीं जा सकती। यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, देखो 3.6। तो इसका मतलब ये है कि इस IC को इनपुट वोल्टेजेस मिल रही हैं। जब इस IC को इनपुट वोल्टेजेस मिल जाए तो फिर इनपुट ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर से हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद से हम यहाँ पे जो इसका LCD का जो कनेक्टर है, ये आप देख रहे हैं LCD कनेक्टर। तो अभी मैंने, आप ऊपर पिक में भी देख सकते हैं कि अगर इनपुट ओके है तो एक बार हम GR वैल्यूज़ चेक करेंगे, एनोड और कैथोड लाइन का GR वैल्यू। तो एनोड और कैथोड लाइन का GR वैल्यू ऊपर पिक में आप देख सकते हैं। नीचे से पिन नंबर 1 है और ऊपर 2 पिन है जहाँ पे इसकी GR वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मल्टीमीटर की मैंने रेड वाली प्रोब ग्राउंड लगाया है, आप देख सकते हैं। तो ये नीचे वाली एनोड लाइन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे करें, डायोड मोड पे करें, सॉरी। और यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये कैथोड लाइन है। तो यहाँ पे 600 के आसपास GR है, ठीक है। और दूसरी जो एक और कैथोड की लाइन है, यहाँ भी 601 का GR है, ये भी ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो GR आ रहा है, ये भी GR ठीक है। तो इन 3 GR से हमें ये पता चलता है कि जो GRs हैं, जो एनोड और कैथोड लाइन के ठीक है, कोई शॉर्ट सर्किट या लीकेज या ओपन की कंडीशन नहीं है। एक बार हम CABC का भी रीडिंग चेक कर लेते हैं। 7 नंबर पिन है, 1
2 3 4 5 6 7 नंबर पिन, और CABC का भी जो रीडिंग है वो 444 है, ये भी ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो रीडिंग्स है एनोड, कैथोड और CABC लाइन की, ये ठीक है। अब अगर इसके बाद भी लाइट ग्लो नहीं कर रही है तो दूसरा स्टेप हमारा ये होने वाला है कि आप इस जो बूस्ट कॉइल को देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। तो एक बार हम इस बूस्ट कॉइल को यहाँ से बाहर निकाल के देखते हैं। हो सकता है कि कॉइल ओपन हो या हो सकता है कि वीक हो गई हो, तो एक बार आप इस कॉइल को रिप्लेस करके ज़रूर देख लें। ये बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली कॉइल है। चेक कर लेते हैं, तो इसको हम एक बार चेक करके देखते हैं इस कॉइल को। तो यहाँ पे देखिए इस कॉइल को चेक करने पे लगभग 0.8 ओम के आसपास का वैल्यू है। तो इस कंडीशन में ये जो कॉइल है ये भी ठीक दिख रही है, लेकिन फिर भी आप रिप्लेस करके देख सकते हो। यदि आपके पास कोई दूसरी कॉइल है तो रिप्लेस करके देख लो, लेकिन फ़िलहाल ये कॉइल मुझे ठीक लग रही है तो मैं इसको फिर से इंस्टॉल कर देता हूँ कॉइल को। तो देखिए ये कॉइल को मैंने इंस्टॉल कर दिया। एक्चुअली इसका प्रोसेस ये है कि जब 3.7 वोल्टेज यहाँ पे आएगी, कॉइल के दोनों सिरों पे होते हुए आईसी पे जाएगी, तो जब आईसी को PWM मिलेगा, पल्स मिलेगा, तो इसके अंदर स्विचिंग स्टार्ट होगी। कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जिससे कि बूस्ट वोल्टेजेस जनरेट होंगे, और ये जो डायोड है अपने इस सिरे पे लगभग 18 से 40 वोल्ट बना देगा। तो इन कैपेसिटर से फिल्टर होते हुए ये LCD कनेक्टर पे जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये कॉइल वीक हो जाए, डायोड ख़राब हो जाए या आईसी ख़राब हो जाए तो यहाँ पे 18 से 40 वोल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो अभी तो कॉइल मुझे देखने में ठीक लग रही है। तो दूसरा हमारा स्टेप ये होगा, देखिए मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है, थोड़ा भी क्रैक लगती है या इवन सही है, तब भी आप रिप्लेस करके एक बार देख सकते हो कॉइल को। ठीक है, अभी कॉइल मुझे देखने से सही लगता है, इसका जो रेजिस्टेंस है कॉइल के बीच का वो भी ठीक है, मतलब कॉइल इंटरनली ओपन नहीं है, इसीलिए मैंने फिर से इंस्टॉल कर दिया। मुझे डाउट नहीं लग रहा है कॉइल पे। अब दूसरा मेरा स्टेप ये होने वाला है कि कॉइल को चेक करने के बाद अब मैं दूसरा स्टेप में एक बार इस आईसी का PWM पल्स चेक कर लूँगा, क्योंकि इस आईसी को अगर PWM पल्स नहीं मिलेगी तो उस कंडीशन में ये जो आईसी है आउटपुट में कभी भी वोल्टेजेस जनरेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आईसी के अंदर स्विचिंग नहीं होगी। तो PWM पल्स को कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो PWM पल्स होती है ये रेजिस्टेंस के यहाँ पे आती है, LCD कनेक्टर्स होते हुए इस रेजिस्टेंस होते हुए इस आईसी को मिलती है। तो PWM पल्स को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये आपका LCD कनेक्टर है, तो हम क्या करेंगे LCD कनेक्टर में LCD कनेक्टर को कनेक्ट कर देंगे ऐसे करके। ये देख सकते हैं ये LCD लगनी कंपलसरी है, और मैं चार्जिंग का भी केबल लगा देता हूँ। बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज है तो एक बार हम चार्जर लगा के चेक कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसको क्लोज दिखाता हूँ आपको। तो देखिए PWM पल्स कैसे चेक की जाती है। और यहाँ पे बैटरी भी कनेक्ट कर लीजिए, ये बैटरी भी मैंने कनेक्ट कर लिया। मतलब PWM पल्स को तब हम चेक कर सकते हैं जब आपका जो फ़ोन है वो ऑन हो, तभी हम PWM पल्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है,
और मैंने ऑन ऑफ स्विच को भी यहाँ पे कनेक्ट कर लिया ताकि हम एक बार ऑन ऑफ करके देखेंगे। देखिए मैंने चारों को कनेक्ट कर लिया है और मैं इसको इस तरीके से पलट लेता हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे तो आप देख पाएंगे कि ये हमारी लाइट आईसी है और जो हमारी PWM पल्स है, ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ पे जनरेट होती है। यहाँ पे आपको सर्किट में ढूंढना पड़ेगा CABC या PWM की लाइन किस रेजिस्टेंस से होकर आईसी में कनेक्ट होगी, यहाँ पे चेक करना है। PWM को आप चेक करने के लिए आपके पास यदि आप मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो आप सिर्फ यहाँ पे वोल्टेजेस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लैक्चुएटेड वोल्टेजेस आएंगी। लेकिन अगर पल्स को चेक करना है, PWM जो हमारा ड्यूटी साइकिल होता है, जिससे कि आईसी की स्विचिंग स्पीड कंट्रोल होती है, उसके लिए आपके पास DSO होना ज़रूरी है। तो मैं आज आपको DSO से इसको चेक करके दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप DSO से किस टाइप से इसको आप चेक कर सकते हैं। तो DSO से हम एक बार चेक करते हैं। मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस क्या है DSO से चेक करने का इसका। तो ये मेरे पास DSO है जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसके लिए मुझे फ़ोन को एक बार प्रॉपर ऑन करना होगा। मुझे पता है कि LCD नहीं आ रही है, LCD में लाइट नहीं जल रही है, लेकिन फिर भी आपको एक बार फ़ोन ऑन करना होगा और फ़ोन ऑन करने के बाद ही आप इस पल्स को चेक कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मुझे एक बार फ़ोन में चार्जर लगाना पड़ेगा क्योंकि बैटरी थोड़ी डाउन है। तो मैं फ़ोन के अंदर चार्जर कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने फ़ोन के अंदर चार्जर कनेक्ट कर लिया है और चार्जर कनेक्ट करने के बाद ऑन तो हो गया, लेकिन मैं पावर ऑन कर लेता हूँ फ़ोन को एक बार। तो इस तरीके से मैंने फ़ोन को ऑन कर लिया है। वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि फ़ोन ऑन हो गया है। तो फ़ोन ऑन होने के बाद आप देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये जो रजिस्टर है LCD कनेक्टर से कनेक्टेड है और इसी पे PWM पल्स बनती है। अगर यहाँ पे PWM पल्स नहीं बनेगी तो आप चाहे 50 लाइट आईसी चेंज कर लो, डायोड चेंज कर लो, बूस्ट कॉइल चेंज कर लो, लेकिन फिर भी लाइट नहीं जलेगी। तो इसको हम चेक करते हैं एक पिन DSO की ग्राउंड लगा के, और यहाँ पे PWM पल्स को मेज़र कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो डिस्प्ले पे एक PWM पल्स जनरेट हो रही है, ड्यूटी साइकिल, ठीक है। और जैसे ही आपका फ़ोन लॉक्ड होगा, मतलब स्टैंड बाई मोड पे जाएगा, तो ये PWM पल्स नहीं बनेगी। जो आप देख रहे हो ये जो पल्स है ये नहीं बनेगी, देखिए। और जैसे ही मैं ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करूँगा फिर से PWM पल्स बन जाएगी, ठीक है। तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए बन गए। और जैसे मेरा फ़ोन स्लीप मोड पे जाएगा, ये जो पल्स है फिर से ये यहाँ से हट जाएगी, देखिए चली गई। फिर से मैं एक बार ऑन ऑफ को प्रेस करूँगा और जैसे ही पल्स जैसे ही स्टैंड बाय स्लीप मोड से ऑन होगा फ़ोन, फिर से पल्स बन जाएगी। तो इस तरीके से पीछे से PWM तो बन रही है, लेकिन ये जो लाइट आईसी है ये 18 से 40 वोल्ट यानी 18 to 14 वोल्टेज जनरेट नहीं कर रही है इन कैपेसिटर्स पे, और यही रीज़न है कि लाइट ग्लो नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बूस्ट कॉइल भी ठीक है, इनपुट VPH भी हो रही है, और एनोड और कैथोड के जितने भी GR वैल्यूज़ हैं वो भी ठीक है, और PWM पल्स भी आ रही है, लेकिन फिर भी लाइट नहीं जल रही है। तो मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे एक बार ये जो D8 लाइट आईसी है इसको रिप्लेस करके देखना, ये D8 लाइट आईसी है इसको रिप्लेस करके देख लेना चाहिए एक बार। तो चलिए हम एक बार D8 लाइट आईसी को रिप्लेस करते हैं और फिर देखते हैं कि फॉल्ट हमारा ठीक होता है या नहीं।
तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने लाइट आईसी को यहाँ पे रिप्लेस किया है। और सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्स है। तो देखिए मैंने लाइट आईसी को रिप्लेस इसीलिए किया क्योंकि वीपीएच इनपुट भी हो रही थी और पीडब्ल्यूएम पल्स भी जनरेट हो रही थी और एनोड कैथोड लाइन का कोई भी जो जीआर वैल्यूज़ आती रीडिंग भी सही थी और बूस्ट कॉइल भी कोई ज़्यादा मतलब ऐसा डाउटफुल नहीं थी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने D8 लाइट आईसी को रिप्लेस किया है। अब हम एक काम करते हैं कि फ़ोन को पैक करते हैं और एक बार सेट को ऑन करके देखते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो फ़ोन को मैं एलसीडी कनेक्टर में एलसीडी को लगा के फ़ोन ऑन करके और लाइट आईसी का अगर आउटपुट चेक करेंगे तो अगर ये फ़ोन ठीक हो गया होगा तो आउटपुट में लगभग आपको 18 से 40 वोल्ट के बीच में, लगभग इस फ़ोन में 20 से 20 to 25 वोल्ट के आसपास आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में आप ये क्लियर बोल सकते हो कि आपका जो लाइट सेक्शन है वो रिपेयर हो गया। लेकिन मैं अभी बोर्ड को पैनल में फिट कर ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और पैनल में फिट कर हम डायरेक्ट ऑन करके देख लेते हैं। अगर लाइट आ गई तो हमारा लाइट सेक्शन सही हो गया और अगर बाय द वे लाइट नहीं आती है तो फिर हमें और देखना पड़ेगा कि फॉल्ट और कहाँ पे है। तो मैं डायरेक्ट ऑन करके ही देख लेता हूँ, ठीक है। तो ऑन करने के लिए पहले मैं इसको पैनल में फिट कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो लाइट सेक्शन होता है ये काफ़ी टाइप के लाइट सेक्शंस होते हैं। जो PMI बेस्ड होते हैं उसके अंदर पहले ग्राफिक बनता है फिर लाइट बनता है। और जैसा कि मैंने बहुत सारे लाइट सेक्शन के बारे में आपको बताया, तो ये फ़ोन को मैं ऑन करता हूँ। तो ये ऑन करने पर एक बार मैं लाइट बंद कर लूँ, काफ़ी ये अब देखिए ऑन करने पे देखिए वीवो लिखा आ गया। इट मीन्स हमारा जो लाइट सेक्शन था वो रिपेयर हो चुका है। ये देख लीजिए लाइट का जो फॉल्ट था हमारा ठीक हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी लाइट आईसी थी उसके अंदर प्रॉब्लम आने से उसके अंदर स्विचिंग नहीं हो पा रही थी। और आपको पता है अगर स्विचिंग नहीं होगी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं होगी और आउटपुट में हाई वोल्टेजेस आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये 12 वोल्ट की D8 लाइट आईसी के ख़राब होने से हमारे फ़ोन में लाइट का इशू था। तो मैं आपको वही बता रहा था कि जैसे PMI बेस्ड अगर कोई सर्किट है और उसके अंदर लाइट का फॉल्ट है तो उसमें सबसे पहले हम उसके जो डिस्प्ले होता है डिस्प्ले सेक्शन को, ग्राफिक सेक्शन को डायग्नोसिस करते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे फ़ोन होते हैं जैसे PMI बेस्ड होता है या CABC जो LCD कनेक्टर पे जिसका बनता है, अगर उसमें ग्राफिक सेक्शन में भी कोई फॉल्ट आता है तो डिस्प्ले की लाइट ग्लो नहीं करती है। तो इसमें क्या मतलब किस टाइप के चिपसेट में किस तरीके से डायग्नोसिस करना है, अगर आपको इसको डेप्थ में स्टडी करना है तो यू कैन ज्वाइन आवर ऑफलाइन कोर्सेज एंड हम आपको एक डेप्थ में एक अच्छी नॉलेज देंगे जिससे कि आपको रिपेयरिंग करने पे काफ़ी हेल्प मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं जितना बता सकता था आपको एक डिजिटल लाइट आईसी कैसे काम करती है और कैसे इसको डायग्नोसिस करते हैं, मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की आपको बताने की। और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद जब आप अपने रिपेयरिंग टेबल पर बैठेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।